Hello students, welcome to my class and this is your favorite YouTube channel वेदांशी टेक्निकल क्लासेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे इंडक्टर, प्रेरक। इंडक्टर को अपन क्या बोलते हैं? प्रेरक तथा इंडक्टेंस, प्रेरकत्व के बारे में, इंडक्टर तथा इंडक्टेंस के बारे में आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो ध्यान दो, इंडक्टर क्या होता है? फर्स्ट है इंडक्टर, प्रेरक, इंडक्टर। इंडक्टर को अपन क्या बोलेंगे? प्रेरक। तो प्रेरक क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी विद्युत रोधी तार को पास पास लपेटकर बनाई गई कुंडली प्रेरक या फिर इंडक्टर कहलाती है। कोई भी विद्युत रोधी तांबे का तार है, कोई भी विद्युत रोधी तार है, यदि उसको अपन पास पास लपेटकर कुंडली का रूप दे दें तो ये जो युक्ति बनेगी ना, इसी युक्ति को अपन क्या बोलेंगे? प्रेरक बोलेंगे। इसी युक्ति को अपन क्या बोलेंगे? प्रेरक। ये टर्न्स है, इसमें ये क्या है? एन टर्न। जैसे मान लो कुछ भी अपन ने एन टर्नों की एक कुंडली बना दी। क्या बनाया अपन ने? एक कॉयल, कुंडली बना दी, कुंडली। तो इस कुंडली को अपन क्या बोलते हैं? प्रेरक बोलते हैं। इसी कुंडली को अपन क्या बोलते हैं? प्रेरक। अब देखो ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये जो कुंडली बनेगी ना, जैसे ये कुंडली बनती है, कुंडली बनने के बाद में इसमें कुछ विशेष गुण आ जाते हैं। इस कुंडली के अंदर क्या जाएंगे? कुछ विशेष गुण आ जाएंगे। उसमें से एक गुण कहलाता है इंडक्टेंस। ये इंडक्टेंस। नेक्स्ट है देखो इंडक्टेंस। तो प्रेरकत्व, प्रेरकत्व कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस कुंडली का एक विशेष गुण है। क्या है? इस कुंडली का गुण है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व जो है इस प्रेरक का एक गुण है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? प्रेरकत्व। डिफाइन कैसे करते हैं इसको? परिभाषित कैसे करेंगे अपन इंडक्टेंस को? कि किसी कुंडली का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करे। किसी कुंडली या फिर प्रेरक या फिर इंडक्टर, किसी इंडक्टर का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का, धारा का विरोध नहीं करेगा, ये इसका विरोध करेगा। धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का, जैसे मान लो इसमें से कोई आई धारा बहेगी, उस धारा में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करने का जो गुण है वही क्या कहलाता है? प्रेरकत्व कहलाता है। अब इसके बाद में देखो, इस प्रेरकत्व का प्रतीक होता है एल तथा मात्रक होता है हेनरी। तो इंडक्टेंस का प्रतीक होता है एल, इंडक्टेंस का प्रतीक क्या होता है? एल। प्रतीक क्या होता है? एल तथा मात्रक हेनरी होता है। अब देखो किसी भी कुंडली के लिए एल जो है वो इस प्रकार दिया जाता है। एल जो है इस सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो एल बराबर होता है म्यू 0 एन स्क्वायर ए बटा एल। म्यू 0 एन स्क्वायर ए बटा एल। यहाँ पे ए क्या है? कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। एन क्या है? टर्नों की संख्या, एन है टर्नों की संख्या। एल क्या है? लंबाई, और म्यू 0 है यहाँ पे वायु की चुंबकशीलता, वायु या फिर निर्वात की चुंबकशीलता, वायु या फिर निर्वात की चुंबकशीलता। तो इस प्रकार से जो है अपन एल का मान इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। एल बराबर म्यू 0 एन स्क्वायर ए बटा एल। तो यहाँ पे ए क्या है? कुंडली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। एन क्या है? टर्नों की संख्या। एल क्या है? कुंडली की लंबाई है। और म्यू 0 क्या है? वायु या फिर निर्वात की चुंबकशीलता, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, इंडक्टेंस याद करने का एक फॉर्मूला और होता है। एल इज इक्वल टू एन फाई बटे आई। अभी इसी साल दिल्ली मेट्रो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है अभी। एल इज इक्वल टू एन फाई बटे आई। तो एन यहाँ पे क्या है? टर्नों की संख्या, फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, और आई क्या है? कुंडली में प्रवाहित धारा। एन क्या है? टर्नों की संख्या, फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। देखो जैसे ही किसी कुंडली में, जैसे मान लो ये कुंडली है, इसमें एन टर्न है, जैसे इसमें से आई विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसमें क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा।
क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स फाई फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो इस कुंडली में एन टर्न है, आई विद्युत धारा गुजर रही है, तो इसमें फाई फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। तो इस कुंडली के लिए अपन बोल सकते हैं कि इस कुंडली का जो इंडक्टेंस है वो एन गुना फाई एन फाई। आप देखो इसे याद भी रख सकते हो कि कुंडली के टर्न है, ये एन टर्न है, ये नीचे संबंधित फ्लक्स है, ये फाई एन गुना फाई बटे आई जो है विद्युत धारा है, प्रवाहित विद्युत धारा हेनरी। तो ये क्या हो जाएगा, इस कुंडली का इंडक्टेंस प्रेरकत्व कहलाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, एक हेनरी की परिभाषा। नेक्स्ट है एक हेनरी। तो ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, एक हेनरी को अपन कैसे डिफाइन करते हैं। इसके लिए आप लोग ध्यान से समझो। जैसे मान लो ये कोई कुंडली है और इसमें एन टर्न है, एन टर्न, ठीक है, और इसमें आई विद्युत धारा बह रही है और इसका इंडक्टेंस मान लो एल है। इंडक्टेंस कितना है, एल है। तो इस कुंडली के अंदर मान लो धारा की दर में परिवर्तन है, वो डी आई बटे डी है। ये धारा में परिवर्तन है, धारा में परिवर्तन की दर, धारा में परिवर्तन की दर क्या है, डी आई बटे डी टी। तो इस कुंडली के सिरों पर वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बटे डी टी होगा। वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बटे डी टी विभवांतर उत्पन्न होगा। ध्यान से समझना, इस कुंडली के सिरों पर वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बटे डी टी इतने वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर। अब यदि मान लो अपन यदि डी आई बटे डी टी इसको 1 कर दें, यानी कि 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो जाए, ये क्या हो जाए, धारा में परिवर्तन की दर कितनी हो जाए, 1 एम्पियर प्रति सेकंड, 1 एम्पियर प्रति सेकंड। तो वी एल इज इक्वल टू क्या होगा, एल, वी एल इज इक्वल टू एल। और अब यदि ये परिवर्तन होने के बाद में यदि एक वोल्टेज ही उत्पन्न हो रहा हो, वी एल इज इक्वल टू 1 वोल्ट, 1 वोल्ट ही उत्पन्न हो रहा हो, तो ये क्या होगा, एल इज इक्वल टू 1 हेनरी। यानी कि ध्यान से समझो, धारा में परिवर्तन की दर कितनी हो जाए, 1। तब यदि इसमें उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो एल बराबर क्या आएगा, 1 हेनरी। एल बराबर ये 1 है ना, 1 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, तो एल इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 हेनरी। अतः अपन कह सकते हैं कि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड, 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से, 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा में परिवर्तन हो रहा हो, तो यदि उस कुंडली में 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है, कितने वोल्ट का, 1 वोल्ट का, यानी कि 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा में परिवर्तन हो रहा है, तब यदि उस कुंडली में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो उस कुंडली का इंडक्टेंस कितना कहलाएगा, इंडक्टेंस होगा 1 हेनरी। उस कुंडली का इंडक्टेंस होगा 1 हेनरी। यस, उतार से। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इंडक्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक, इंडक्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक। तो जैसा कि अभी अपन ने देखा कि L इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर म्यू 0 ए बटे एल, एन स्क्वायर म्यू 0 ए बटे एल। यहाँ पे अपन ने देखा कि एन क्या है, टर्नों की संख्या, म्यू 0 क्या है, क्रोड के पदार्थ की चुंबकशीलता, ए क्या है, कुंडली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और एल क्या है, इसकी लंबाई। यानी कि जैसे ये कुंडली है, ये इसकी लंबाई होती है, इसमें एन टर्न है, और ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। और यहाँ कोई मान लो चुंबकीय पदार्थ है, तो उस चुंबकीय पदार्थ की क्रोड की चुंबकशीलता होती है, वायु है तो म्यू 0 और वायु नहीं है तो कुछ और म्यू, ठीक है, म्यू। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं इस सूत्र से। देखो आप डायरेक्टली कैसे याद रखोगे कि इंडक्टेंस का मात्रा किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली यहाँ पे बता सकते हो कि किसी भी इंडक्टेंस का जो मात्रक है
उसका मान है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? कुंडली में टर्नों की संख्या, कुंडली में टर्नों की संख्या, उसके बाद में कुंडली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उसके बाद में कुंडली की लंबाई तथा क्रोड के पदार्थ की चुंबकशीलता। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं किसी भी कुंडली की जो इंडक्टेंस है, किसी भी कुंडली का प्रेरकत्व है, वो निम्न 4 कारकों पर डिपेंड करता है। कौन कौन से कारक हैं? एक है कुंडली में टर्नों की संख्या, कुंडली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जो क्रोड है उसकी चुंबकशीलता और कुंडली की लंबाई। तो ये था आज के वीडियो में इंडक्टर तथा इंडक्टेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन इंडक्टर को कंटिन्यू रखेंगे, इससे संबंधित कुछ एग्जांपल्स वगैरह करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।